हेलो। आज मैं जेई मेन 2019 का प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और जेई मेन 2019 में क्या हुआ था कि एग्ज़ाम जो है दो शिफ्ट्स में हुआ था। एक जनवरी सेशन और दूसरा एक्चुअली अप्रैल सेशन, और उसमें भी कई सारे शिफ्ट्स हुए थे। सो देयर आर वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इटसेल्फ। देयर आर 44 प्रॉब्लम्स। ऑलराइट। तो इन वन गो 44 प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हम लोग करना चाहे कर सकते हैं, बट ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देता हूँ। एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस का एक पार्ट बना देता हूँ। तो आइए देखते हैं हमारा जेई मेन 2019 का एपिसोड 1, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोग 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहले प्रॉब्लम पे। A solid conducting sphere having a charge q is surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of the hollow shell be V. If the shell is now given a charge of minus 4q, the new potential difference between the same two surfaces is. तो ये प्रॉब्लम कर रहा है कि एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक है, एक सॉलिड स्फेयर है और इसको सराउंड करता हुआ एक स्फेरिकल शेल है। तो इस सॉलिड स्फेयर पे चार्ज है Q। तो सो दोनों स्फेयर्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, केवल इनर वाले स्फेयर पे चार्ज दिया गया उसी के पोटेंशियल्स होंगे सब जगह। तो इसका खुद का पोटेंशियल KQ डिवाइडेड बाई A। सपोज इसका रेडियस है A और शेल की रेडियस है B। तो इसी चार्ज की वजह से आउटर शेल का पोटेंशियल, तो KQ डिवाइडेड बाय B। तो ये होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इनर स्फीयर विल बी एट हायर पोटेंशियल देन द आउटर शेल। ऑलराइट। वैसे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे फार्मूला, इस सब फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बस कॉन्सेप्चुअली हम लोग विदाउट राइटिंग एनीथिंग इसका आंसर कर सकते हैं। बट हाँ, कैसे? तो इस पर अब दिया गया एक और चार्ज -4q। ये जो -4q चार्ज दे रहे हैं आउटर स्फेरिकल शेल पे, तो इसकी वजह से क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगी? तो लेट्स सी, हाँ, चेंज होगी या नहीं होगी। तो -4q चार्ज स्फेरिकल शेल पे दिया गया, इसके लिए ये वाला स्फेयर इनसाइड में है। तो सो आप जानते हो कि स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल का जो पोटेंशियल होता है इनसाइड में, वो इनसाइड में उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस का होता है। तो सो इस -4q की वजह से यहाँ का जो भी पोटेंशियल में डिक्रीज आएगा, -vs अगर आता है, तो इसके अंदर वाले स्फीयर के पोटेंशियल में भी -vs की चेंज आएगी, ठीक है। तो ये भी यहाँ भी -vs हो जाएगा और इसमें भी -vs हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर इज बी। तो सो आउटर शेल को अगर चार्ज देंगे तो ये सेम अमाउंट से इसके इनसाइड के हर पॉइंट का पोटेंशियल या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हम लोग दे रहे हैं, इसका मतलब ये घटा देगा सेम अमाउंट से हर जगह, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 विच इज बी। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग है 500 volt. Its dielectric can withstand a maximum electric field of 10 to the power 6 volt per meter. तो इसकी डायलैक्ट्रिक जो है मैक्सिमम 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड विथस्टैंड कर सकती है। अगर इससे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो वो डायलैक्ट्रिक एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगी। द प्लेट एरिया इज गिवन 10 टू द पावर -4 स्क्वायर मीटर। What is the dielectric constant if the capacitance is 15 picofarad? The capacitance is 15 picofarad. We have to find out the dielectric constant K. Alright. तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब डायलैक्ट्रिक फिल किया जाता है तो आप जानते हो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, बट उसके प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड K फैक्टर से घट जाती है। तो इनसाइड द डायलैक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डायलैक्ट्रिक नहीं होता तो होता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, सपोज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डायलैक्ट्रिक के प्रेजेंस से हो जाएगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट।
तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू ई नॉट होना चाहिए, ताकि वो डायलैक्टिक उस इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टैंड कर सके। ऑलराइट, तो अब इसमें ही आपको सारे वैल्यूज रखने हैं। सिग्मा, सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना होगा इस कैपेसिटर पे, CV, और उसके एरिया से डिवाइड कर दें, के एप्सिलॉन नॉट ए, विच इज लेस देन इक्वल टू ई नॉट। बस इसी से आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। के का वैल्यू क्या होगा, तो के शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू CV डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए ई नॉट। तो ये होना चाहिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, मिनिमम इतना होना चाहिए। तो सो इट शुड बी इक्वल टू C 15 पिको फैराड, 15 10 टू द पावर माइनस 12, 500 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय 8.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 8 10 टू द पावर माइनस 4, और ई नोट कितना दिया हुआ है, ए नोट 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, सो 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अब इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैलकुलेट कर लें क्या आएगा इसका आंसर। तो 15 इंटू 5 75 डिवाइडेड बाय 8.86 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, तो ये -12 कैंसिल, 6 माइनस दिस 6 माइनस 4 10 टू द पावर 2, और ये कैंसिल, तो सो दैट्स इट, इतना ही होगा। सो इक्वल्स ये ऑलमोस्ट 8.5 के करीब आएगा, ठीक है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 4.5, ठीक है। नेक्स्ट वन, an electric dipole is formed by two equal and opposite charges q with separation d. The charges have same mass m. It is kept in a uniform electric field E. If it is slightly rotated from its equilibrium orientation, then its angular velocity omega is. तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। सपोज ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसमें एक डायपोल को रखते हैं और उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं। मान लेते हैं कितना एंगल से डिस्प्लेस्ड है, थीटा एंगल से। इसकी डायपोल मोमेंट है P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इस पर एक टॉर्क लगेगी जो इसको वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग ओरिएंट करना चाहती है। तो सो इस पर एक रेस्टोरिंग टॉर्क है। तो दैट रेस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय PE साइन थीटा, ठीक है। इसमें जो टॉर्क लगनी होती है वो टॉ होता है P क्रॉस E। तो इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी PE साइन थीटा, बट ये रेस्टोरिंग है इसलिए माइनस साइन हम लोग लगा देते हैं, माइनस PE साइन थीटा। ऑलराइट, फॉर स्मॉल थीटा, अगर ये थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय थीटा, सो टॉर्क इक्वल्स माइनस PE थीटा। फाइन, तो टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन व्हिच इज माइनस PE थीटा। तो सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज गिवन बाय माइनस PE डिवाइडेड बाय I टाइम्स थीटा। और हम लोग जानते हैं अगर एंगुलर SSM होता है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, तो उस केस में अल्फा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। तो कंपेयर दीज टू, इन दोनों कंपेयर करो, तो ओमेगा स्क्वायर के प्लेस पर क्या है, PE बाय I। तो सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स PE डिवाइडेड बाय I। So that's why angular frequency omega is square root of PE divided by I. Fine. तो सो डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और I का वैल्यू रख दें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही दिया हुआ है, सो ऐसे ही रहेगा। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट आप जानते हो चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब बचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो अगर एक डायपोल है आपके पास जिसके चार्ज के मास है m और इसके सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो दिस डिस्टेंस इज d/2 एंड d/2। तो सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ये जस्ट लाइक पॉइंट पार्टिकल्स है, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो सो ये mr² फॉर्मूला आप लगाओगे, तो m d²/4, m d²/4, सो m d²/2 हो जाएगा। तो इसी को आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, m d² डिवाइडेड बाय 2।
तो ये 2 ऊपर आ जाएगी, ट्वाइस क्यू ई डिवाइडेड बाय, एक डी कैंसिल होगी तो एम डी, ट्वाइस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम डी, तो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम डी, तो ये है किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 अंडर ट्वाइस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम डी. ऑलराइट, नेक्स्ट वन, a parallel plate capacitor has 1 microfarad capacitance. The one of its plates is given plus 2 microcoulomb charge and the other plate plus 4 microcoulomb charge. The potential difference developed across the capacitor is. तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके दोनों प्लेट पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, अलग अलग है. मान लो इस पर Q1 है और इस पे Q2 है, लेकिन इसके 4 फेसेस है, इस प्लेट के 2 फेसेस और इस प्लेट के भी 2 फेसेस, 4 फेसेस हैं. तो ये चार्जेस अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इस तरह से करेंगे कि इस मेटल के अंदर जैसे यहाँ पर या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए. इस तरह से अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेती है. फाइन. तो अगर मान लें कि इस पे चार्ज है स्मॉल क्यू, तो सामने वाले फेस पर डेफिनेटली माइनस क्यू होगी. ठीक है, ये कैपेसिटर में आप जानते हो आमने सामने के फेसेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं. ऑलराइट, तो सो इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा, Q1 माइनस Q, और इसके आउटर सरफेस पे चार्ज कितना होगा, तो ये हो जाएगा Q2 प्लस स्मॉल q. ऑलराइट, तो अब क्या आपको क्या करना है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इस फैक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो. जैसे इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो Q1 माइनस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट ए. ठीक है, चार्ज Q अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है. एक्चुअली सरफेस ऑफ चार्ज है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट ए, सिग्मा में चार्ज बाय एरिया, सो Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय एरिया इज चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नोट. इस प्लस Q का उसी डायरेक्शन में होगा, सो Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नोट ए. अब ये माइनस Q है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नोट ए, और इसकी डायरेक्शन ये पॉजिटिव है लेकिन इससे अवे है, सो चूंकि वो पॉइंट ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो Q2 प्लस Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नोट ए इक्वल्स 0. तो ये दोनों तो हमेशा कैंसिल आउट होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, Q1 माइनस Q माइनस Q2 माइनस Q इक्वल्स 0. ठीक है, Q1 माइनस Q माइनस Q2 माइनस Q इक्वल्स 0. तो ये जो स्मॉल q है ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q. तो इनर फेस पे जो चार्जेस है इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज Q1 माइनस Q2 बाय 2, एक पर इतना ही पॉजिटिव दूसरे पर इतना ही नेगेटिव. बट ये हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं. ऑलराइट, बट इससे एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलने वाला है जिसका यूज हम लोग कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में. चाहे आपको 2 प्लेट्स दिया हो, 3 पैरेलल प्लेट्स दिया हो, 10 पैरेलल प्लेट्स दिया हो, कितने भी प्लेट्स दिया हो, आप उस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर सकते हो उस पर. तो क्या है वो कॉन्सेप्ट, लेट्स सी. इसकी इस आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, Q1 माइनस Q, तो Q1 माइनस या Q1 माइनस Q2 बाय 2, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2. ऑलराइट, सिमिलरली इसके राइट वाले प्लेट के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, तो Q2 प्लस Q, तो Q2 प्लस Q, तो Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 बाय 2. इसको भी सिंप्लीफाई करोगे आप, या Q1 प्लस Q2 बाय 2 होगा. तो दिस इज द बेसिक, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप किसी भी इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम में इसको पे लगा सकते हो, चाहे 2 प्लेट हो, 3 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, 10 प्लेट हो, कि आउटर सरफेसेस पे कितना चार्ज आएगा रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद. तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 की आधी. ठीक है, चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर फेसेस equals half of the total charge, half of the total charge. So charge on outer surface will be half of the total
चार्ज। तो सो यहाँ 2 ही प्लेट है तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 है। 3 प्लेट होगा तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/2। 4 होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये है इसका बेसिक आइडिया। तो इससे आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग कुछ नहीं करना है, देखो इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। कितने कितने चार्जेस दिया हुआ है, मैं बस इसको हटा दे रहा हूँ, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, चार्जेस आर गिवन 1 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम। तो इस पर है 2 माइक्रोकूलम, इस पर है 4 माइक्रोकूलम, तो टोटल हो गया 6, उसकी आधी 3। तो आउटर सरफेस पे 3 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 3 माइक्रोकूलम। अब अकॉर्डिंगली इनर सरफेस पे फाइंड कर सकते हैं। ये टोटल है 2, आउटर पे 3, तो इसके इनर पे -1। ये टोटल है 4, आउटर पे 3, तो इनर पे +1। तो इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट आ गया। और दीज टू फेसेस बिहेव लाइक ए कैपेसिटर। तो जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ 1 माइक्रो फैराड, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स Q/C। तो Q हो गया 1 और C भी है 1, दैट मीन्स 1 वोल्ट। सो आवर आंसर इज 1 वोल्ट। तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता है तो, अदरवाइज ये इक्वेशंस लिखते रह जाओगे और काफी टाइम लग जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट। A positive point charge is released from rest at a distance r0 from a positive line charge with uniform density। तो एक पॉजिटिव लाइन चार्ज है, तो एक लीनियर चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी सपोज लेमडा है। तो इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, λ/2πε0 r। The speed v of the point charge as a function of instantaneous distance r from the charge is proportional to। तो पहले से ये था, सपोज इस पॉइंट पर ये कितने डिस्टेंस पर है r0, फिलहाल किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर है। तो r0 से r तक जाने में इसे स्पीड एक्वायर कर ली v, तो वो v किसके प्रोपोर्शनल है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम फुल्ली एक्सप्रेशन v का तो नहीं फाइंड करना, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं इसे। तो किस प्रिंसिपल से सॉल्व होगा, क्या आप लाइन चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला जानते हो? अगर आप जानते होते तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 0। लेकिन लीनियर चार्ज का आप नहीं जानते हो पोटेंशियल का फॉर्मूला। अगर निकालना ही पड़े निकाला जा सकता है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो याद रखना हमेशा सारे फॉर्मूला पॉसिबल नहीं होता है। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस प्रिंसिपल से, वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, जहां पे इसकी स्पीड है v। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv² माइनस इनिशियल इज 0। and this change in kinetic energy equal to work done by the external forces। तो external force यहाँ पे इसी के वजह से होगा, तो ये फोर्स हो जाएगा QE, ठीक है। और वर्क डन तो QE डॉट dr फ्रॉम r0 टू r, बस इसी को सॉल्व करना है। तो सो ½ mv² इक्वल्स इंटीग्रेशन r0 टू r QE डॉट dr। ये जो है ई डी आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ई एंड डी आर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सो ये ई डी आर हो जाएगा, ई इज λ/2πε0 r dr। अब इतना लिखना काफी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब कह सकते हैं v² इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन dr/r फ्रॉम r0 टू r, बिकॉज बाकी टर्म्स ये सब कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, ये सब जो भी है सब कांस्टेंट्स है। तो इतना लिखना काफी है। तो dr/r का इंटीग्रेशन होता है log r, लिमिट r0 टू r रखेंगे तो ये आ जाएगा ln r/r0। तो सो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ln r/r0, ठीक है। v प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ln r/r0, जो कि दिया हुआ ऑप्शन 3 में। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। Next one, the electric field in a region is given by E equals AX plus B I cap, where E is in Newton per coulomb and X is in meter।
द वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर ए इक्वल्स 20 एसआई यूनिट्स। तो ए का 20 वैल्यू दिया हुआ है, तो उसे नोट कर लेते हैं। ए इज 20 एक्स प्लस बी का 10 एसआई यूनिट आई कैप। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। इफ द पोटेंशियल एट एक्स इक्वल्स 1 इज V1, तो एट एक्स इक्वल्स 1 potential is V1, and at x equals -5 potential is V2. So we have to find out V1 minus V2 equals what? तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन वेरी सिंपल, आप जानते हो dV इक्वल्स माइनस ई डॉट dr होता है, बस इसी को इंटीग्रेट करना है। तो लोअर लिमिट V2, अपर लिमिट V1। V2 किस पॉइंट पर है? तो -5 पर है। V1 कहाँ पर है? तो 1 पे है। बस ऐसे लिमिट रख के इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो -5 to 1 ई डॉट dr, ठीक है। तो ये आप जानते हो ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz होगा। यहाँ सिर्फ x कंपोनेंट है, सो ex dx 20x प्लस 10 dx, और ये x की ही लिमिट है -5 to 1। ये एक्चुअली x है, x की लिमिट है -5 to 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये वेरी सिंपल है इंटीग्रेशन। सो -20 x dx x स्क्वायर बाई 2, सो x स्क्वायर बाई 2 में आपको रखना लिमिट -5 to 1, -10 dx ओनली, सो इंटीग्रेशन x -5 to 1। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 से कट जाएगा 10, तो -10 इंटू लिमिट रखेंगे पहले अपर देन लोअर, -10 अपर देन लोअर, सो ये कितना आ जाएगा? -10 इंटू 25 एंड 1, सो -24, सो 240 -10 इंटू 1 प्लस 5 6, सो 240 माइनस 60 180 वोल्ट। सिंपल बस कैलकुलेशन है, ये आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करने आना चाहिए, दैट्स इट। और ये आपका आंसर होगा 180 वोल्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। A capacitor with capacitance 5 microfarad is charged to 5 microcoulomb। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेराड, इस पर चार्ज दिया गया 5 माइक्रोकूलम। If the plates are pulled apart to reduce the capacitance to 2 microfarad, the initial capacitance है 5 microfarad, let it be C1, then C2 2 microfarad। तो पहले चार्ज कर दिया, उसके बाद प्लेट को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, बैटरी हटा दिया, प्लेट के बीच डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो वी आर डूइंग सम वर्क। तो ये जो वर्क है उस कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सो कितना वर्क हमने किया, तो ये पता चलेगा कि उसमें फाइनली कितना स्टोर्ड एनर्जी है और इनिशियली कितना स्टोर्ड एनर्जी है, उसका डिफरेंस है। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन द स्टोर्ड एनर्जी और चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो U2 Q स्क्वायर बाय 2C2 माइनस Q स्क्वायर बाय 2C1। तो Q का वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -6, सॉरी ये यहाँ 5 नहीं होगा, ये 2 होगा क्योंकि फाइनली 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है, माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर -6 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू C1 इज 5 माइक्रोफैराड, 5 10 टू द पावर -6। तो ये वेरी सिंपल है सिंप्लीफिकेशन। 25 डिवाइडेड बाय 4 6.25, 10 पावर -6 एक निकल जाएगा तो बचेगा 10 पावर -6 माइनस 25 बाय 5 बाय 2, सो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 6.25 माइनस 2.5, तो ये जाएगा 3.75 इंटू 10 टू द पावर -6, 3.75 10 पावर -6 जूल, which is in option 4, और यही आपका आंसर होगा। Now the next one, a system of 3 charges are placed as shown in the figure। तो 3 चार्ज सिस्टम है, प्लस Q देन माइनस Q और फिर यहाँ पर है कैपिटल Q। डिस्टेंस है प्लस Q माइनस Q के मिड पॉइंट से
ये बड़ा वाला क्यू कैपिटल डी डिस्टेंस पे है, और इस प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो सो हम लोग लिख सकते हैं ये वाली हो जाएगी d/2 और ये भी हो जाएगी d/2। फाइन, दिस मच। तो अब एक एजम्पशन लेना है कि d ग्रेटर देन स्मॉल d है। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होता है, चार्जेस का सिस्टम होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का क्या तरीका होता है। अगर पॉइंट चार्ज है तो उसमें जितने भी पेयर बन सकते हैं उन सारे पेयर का पोटेंशियल एनर्जी लिख के ऐड कर दो, दैट्स सो सिंपल। तो यहाँ 3 चार्ज है तो कितने पेयर बनेंगे, 3 बनेंगे। एक प्लस क्यू माइनस क्यू का पेयर, एक प्लस क्यू कैपिटल क्यू का पेयर, एक माइनस क्यू कैपिटल क्यू का पेयर। तो ये जो 3 पेयर बनेगा, इसी तीनों पेयर के पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देना, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो पहले इस क्यू माइनस क्यू पेयर का लिखते हैं, के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होता है आप जानते हो के Q1 Q2 बाय आर होता है। तो सो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, के क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डी प्लस दूसरे पेयर के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस एक्चुअली में कितना है, यहाँ से ये हो गया d प्लस d/2। तो सो ये डिस्टेंस होगा d प्लस d/2। तीसरा टर्म के माइनस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय नॉट डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो फिर माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये d माइनस d/2 हो जाएगा। तो सो d माइनस d/2। तो यही 3 टर्म है, इसको ऐड करना। तो पहला टर्म ये के माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी, वो आप देखो ऑलरेडी इसमें है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें नहीं है। तो इसको हटा देते हैं और उस टर्म को एज इट इज रहने देते हैं। बस बाकी दोनों टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है। मैं इस टर्म को एज इट इज यहाँ पे छोड़ देता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ। तो सो के क्यू क्यू इंटू 1 बाय d प्लस d/2 माइनस 1 बाय d प्लस d/2 है, यही है आपका। अब इसमें एलसीएम ले लो। एलसीएम जब ले लेंगे तो के क्यू क्यू ए प्लस बी ए माइनस बी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4, और इसको यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा d प्लस d/2। एक जगह माइनस था ना, दूसरे वाले में माइनस था, तो सो ये माइनस होगी और ये फिर d प्लस d/2 हो जाएगा। तो कैंसिल कौन हुआ, d हुआ, और ये माइनस d/2 माइनस d/2 माइनस d हो जाएगा। तो सो ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4। बट ये d बहुत बड़ा है स्मॉल d से, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये फाइनली हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो आप देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में, के तो बाहर है, क्यू क्यू डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, या इसी ऑप्शन में क्यू क्यू डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, और साथ में माइनस साइन होना चाहिए। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फाइन, नेक्स्ट वन, डिटरमिन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में कैपेसिटर पे कितना चार्ज है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस सर्किट को सॉल्व करने आना चाहिए, सीरीज पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने आना चाहिए, और ये वेरी सिंपल है। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगी तो उसके बाद आप जानते हो इसमें कोई करंट नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग सर्किट है उसमें ये 10 और 2 ये सीरीज में है, तो ये हो गया 12, ये 12 और 4 पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12, दैट मीन्स 3 ओम। फिर ये 6 ओम एंड 3 ओम सीरीज में होगा, तो टोटल 9 ओम। तो करंट डिलीवर्ड बाय दिस सेल इज I, सपोज तो I इज 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3, दैट मीन्स 8 एम्पियर। तो करंट डिलीवर हुआ बाय द सेल 8 एम्पियर। इस डायग्राम को मैं एक बार अब और इधर बनाता हूं। सेल है, ये 6 ओम है, देन ये 4 ओम है, और ये 2 ओम है, और ये 10 ओम है।
10, 4, 2 एंड 6। अब ये सेल दे रही है 8 एम्पियर की करंट, ये यहाँ पे आके दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। तो पैरेलल में जो करंट का डिवीजन होता है किस रेशियो में होता है? रेसिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। तो सो इसका रेसिस्टेंस है 4 ओम और ये है 12 ओम। तो इसका जो करंट है वो I1:I2, जिसके इनवर्स रेशियो में होगा 12:4, मतलब 3:1। तो इसमें करंट है सपोज I1 और इसका करंट है I2, तो ये 3:1 में होगा। 3:1 में होने का मतलब हुआ, एक मिनट उल्टा लिखा दिया, तो I1:I2, I1 जो है आप इसमें मानो और I2 उसमें मानो, क्योंकि उसी ऑर्डर में ये लिखा गया है। तो सपोज ये I1 है और ये I2, पहला ये लिखा दूसरा ये लिखा, तो इसलिए 4 ओम में I1 और 12 ओम में I2। तो ये सिर्फ 3:1 में डिवाइड होगा। 3:1 में कितने एम्पियर डिवाइड होना है? 8 एम्पियर। तो दिस 3 + 1 इज 4, 4 यूनिट मीन्स 8 एम्पियर, तो 1 यूनिट मीन्स 2 एम्पियर। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, I1 6 एम्पियर और I2 2 एम्पियर। तो सो दिस वन इज 2 एम्पियर। और अब आप फोकस करो कैपेसिटर पर। कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस दिस 10 ओम रेसिस्टर। तो इस 10 ओम में करंट है 2, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा कितना? 2 × 10। इसमें करंट है 2 एम, सॉरी यहाँ 2 एम्पियर, तो 2 × 10, तो 2 × 10 हो गया कितना? 20 वोल्ट। तो पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज 20 वोल्ट। तो नाउ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो ये चार्ज Q हो जाएगी हाउ मच? CV। तो C दिया हुआ है 10, V हो गया 20, दैट मीन्स 200 माइक्रोकूलम, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन 2 में। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट वन, द पैरेलल combination of two air-filled parallel plate capacitors of capacitance C and NC is connected to a battery of voltage V। तो एक C, एक कैपेसिटेंस है C, दूसरा है NC, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल और उसके क्रॉस पोटेंशियल है V। तो इस सिस्टम पे जो चार्ज आएगी वो कितना होगा? तो टोटल कैपेसिटेंस NC + C, पैरेलल में है तो एड अप हो जाएगी इनटू V। When the capacitors are fully charged, the battery is removed and after that a dielectric material of dielectric constant K is placed between the two plates of the first capacitor। पहला वाला जो कैपेसिटर जो कि ये C था, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी KC। दूसरा ये NC है ही, ठीक है, तो बैटरी को हटा दिया गया। तो इस दोनों का जो कंबाइंड चार्ज है ये Q ही रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो अब नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट विल बी KC + NC। C इक्विवेलेंट, चार्ज वही है, बस कैपेसिटेंस बदला है, तो पोटेंशियल क्या होगा? नई वाली पोटेंशियल V cos Q/C इक्विवेलेंट। तो Q इज हाउ मच? N + 1 × CV और नया कैपेसिटेंस हो गया K + N × C। तो CC गेट्स कैंसिल, सो ये हो जाएगा N + 1 × V डिवाइडेड बाय K + N। तो ये सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हो तो ये बिना पेन चलाए आप इजीली बता सकते थे। C एंड NC आर इन पैरेलल, तो कैपेसिटेंस C + NC, उसे V से मल्टीप्लाई कर देना, चार्ज हो गई। तो अब जब बैटरी को हटा दिए तो जो बाद में सिस्टम में हमने डायलेक्ट इंट्रोड्यूस किया तो उसका कैपेसिटेंस तो बदला, लेकिन चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। सो चार्ज वही रहेगी। तो पहले इनिशियल चार्ज को नए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दो, वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन, 4 point charges -Q, +Q, +Q and -Q are placed on y-axis at y cos -2D, -D, +D and +2D। The magnitude of electric field E at a point on the x-axis at x = D with D greater than D will behave as। तो इसका पहले तो डायग्राम बना ले हम लोग। ये सपोज x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे चार्जर रखा गया? -D, -2D, +D एंड +2D। कितना चार्जेस? तो -Q रखा -2D पे,
then plus q, then again plus q, then minus q at plus 2d. ऑलराइट, अब x एक्सिस पर ये पॉइंट है कितने डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E के, और E जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/d², 1/d4, 1/dq और 1/d के। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया इस सिस्टम का होना चाहिए। किसका, कि अगर दो इक्वल अमाउंट की चार्ज है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इसकी चार्ज है Q एंड Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये 2r, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है K टाइम्स टोटल चार्ज विच इज 2q इंटू x डिवाइडेड बाय r² प्लस x² टू द पावर 3/2। एक्चुअली यही फॉर्मूला होता है रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, जहां पे ये टोटल चार्ज 2q का मतलब हो जाता है टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो ये अगर पता है तो फिर ये सॉल्व करना वेरी इजी है, क्योंकि ये प्लस q दोनों सेम अमाउंट का चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो जाएगा, k टाइम्स 2q इंटू डी, जहाँ x के जगह पे क्या है, ये d है, डिवाइडेड बाय, और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस प्लस d माइनस d पे है तो 2d है, उसका हाफ हो गया d, तो सो d² प्लस d² टू द पावर 3/2 एंड देन प्लस ये दोनों जो चार्जेस है माइनस q एंड माइनस q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट होना है। तो इसको अगर प्लस लिख रहे हैं तो एक्चुअली दूसरे वाले के लिए माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो माइनस k टाइम्स 2q इंटू डी, 2q होगा, यस 2q इंटू डी डिवाइडेड बाय d² प्लस, तो ये माइनस q और माइनस q के बीच का डिस्टेंस ये है 4d, उसका हाफ हो जाएगा 2d, तो 2d का स्क्वायर 4d² टू द पावर 3/2। अब इसी को सिंप्लीफाई करके आपको बताना है कि ये आंसर क्या होगा। बट आंसर पे जंप करने से पहले मैं आपको एक इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ, जिससे आप वेरी इजीली आप आंसर कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस। इस सिस्टम में क्या है कि दो डायपोल हमें दिख रहा है, एक डायपोल है ये वाला प्लस q माइनस q, और दूसरा डायपोल है ये वाला प्लस q माइनस q। तो दो डायपोल अगर स्पेस में एक साथ होती है कोएक्सियली या परपेंडिकुलरली एक दूसरे के रखा हुआ, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो डबल डायपोल कहते हैं इसको, या क्वाड्रपोल भी कहते हैं। जब दो डायपोल एक साथ हो स्पेस में नियर बाय तो इसको डबल डायपोल या क्वाड्रपोल भी कहते हैं। क्वाड्रपोल में एक्चुअली एक्सिस सेम होना चाहिए। एनीवे, तो डबल डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस लॉ को ओबे करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता तो आप ये जवाब दे सकते थे विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। बट अब चलो कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये निकालना है आपका प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो जो कांस्टेंट्स है उसको छोड़ देते हैं, लीव करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बस केवल डी रहने देते हैं। तो डी दोनों में कॉमन, इसी के प्रोपोर्शनल लिखते हैं। d², यहाँ कॉमन लेंगे तो बाहर निकल के d³ हो जाएगा। तो 1 प्लस d² बाय d² टू द पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अगेन ये d³ 1 प्लस 4d² बाय d² टू द पावर 3/2। ऑलराइट, प्रोपोर्शनल टू ये d बाय d³ तो 1 बाय d² हो जाएगा। बाकी जो बचा इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस d² बाय d² टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 1 प्लस 4d² बाय d² टू द पावर माइनस 3/2। तो अगेन यहाँ पर हम लोग एक बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन 1 प्लस x टू द पावर n इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx, बट ये लिखने के लिए दिस x शुड बी मच मच लेस देन 1। तो यहाँ पे देखो इस 1 के साथ ये जो d² बाय d² है, दिस 1 एंड दिस 1 ये वेरी स्मॉल है,
तो क्वेश्चन ने कहा था कि d इज मच मच ग्रेटर देन d, ठीक है। तो स्मॉल d स्क्वायर बाय कैपिटल D स्क्वायर वेरी स्मॉल है, तो उस केस में ये अप्रॉक्सीमेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस, बस पावर से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक्चुअली ये माइनस हो जाएगी, -3/2 टाइम्स डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस 1 -3/2 टाइम्स 4d स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। तो इसमें ये +1 एंड -1 कैंसिल, तो बाकी जो बचा उसको देखो आप, 1 बाय डी स्क्वायर है, ये भी 1 बाय डी स्क्वायर यहाँ भी है, तो इस दोनों को एक साथ करेंगे तो 1 बाय डी स्क्वायर फिर मिल जाएगा, तो इंटू 1 बाय डी स्क्वायर, तो ये प्रोपोर्शनल हुआ 1 बाय डी टू द पावर 4 का। तो सो आवर आंसर इज E proportional to 1 by d to the power 4 or inversely proportional to 4th power of d. Next one. Three charges plus q, small q and plus q are placed respectively at distance 0, d by 2 and d from the origin on the x-axis. If the net force experienced by plus q placed at 0 is 0, then value of q. तो तीन चार्जेस है, प्लस q, देन स्मॉल q, देन अगेन प्लस q। तो कहाँ पे रखा है, 0 पे, ये d by 2 पे और ये d पे, x एक्सिस पे रखा गया। तो इस वाले चार्ज पे कह रहा है फोर्स 0 है, तो बस सिंपल है, ये कर सकते हो आप। स्मॉल q की वजह से इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, तो k q डिवाइडेड बाय d by 2 का होल स्क्वायर। फिर कैपिटल Q की वजह से इस कैपिटल Q पे फोर्स, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो प्लस KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। तो सबको पॉजिटिव मानते हमने ये डायरेक्शन फोर्स का लिखा है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स शुड बी 0, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 4 KQQ डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इक्वल्स माइनस KQ स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अब से जो भी कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर दो, डी स्क्वायर हट सकता है, k को कैंसिल कर सकता है, एक कैपिटल Q को कैंसिल कर सकते हैं, स्मॉल q इज -q by 4। तो सो आवर आंसर इज -q by 4, ऑप्शन 2। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। फॉर a uniformly charged ring of radius r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center, then value of h is। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दो इक्वल चार्ज वाला सिस्टम डिस्कस किया था, तो वहां पर रिंग की बात की थी। तो अगर इस रिंग की रेडियस है r, एक्सिस पर x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस पर टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो ये होता है k q x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला पता है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर E टू बी मैक्सिमम, फॉर E टू बी मैक्सिमम dE by dx शुड बी 0, ठीक है, dE by dx 0 होना चाहिए। तो इसमें जो x वाला टर्म है, ये दोनों इसको डिफरेंशिएट कर देता है, d by dx ऑफ x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 इक्वल्स 0। तो इसको डिफरेंशिएट u बाय v वाले फॉर्मूला से कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब, देन डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर पहले पावर वाला रूल, तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस 1, तो विच विल बी 1/2। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इक्वल्स 0। तो अब इसको तो इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 माइनस ये 2 कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ इक्वल्स 0। अब इसमें भी कॉमन ले सकते हो आप, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल्स 0। तो ये तो 0 होगा नहीं,
जीरो आपको ये मिलने वाला है। सो आर स्क्वायर इक्वल्स 2x स्क्वायर। सो x इक्वल्स प्लस माइनस आर बाय रूट टू। तो प्लस माइनस दोनों है, बिकॉज रिंग के राइट साइड में अगर ऐसा पॉइंट है तो लेफ्ट साइड में भी होगी। तो सो आवर आंसर इज आर बाय रूट टू, दिस वन। ठीक है, तो प्लस का मतलब राइट साइड अगर है तो माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, उतना ही डिस्टेंस पे। फाइन। नेक्स्ट वन, a parallel plate capacitor is made of two square plates of side A separated by a distance d, d less than a. The lower triangular portion is filled with a dielectric of dielectric constant K as shown in the figure. Capacitance of this capacitor is. तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे। इस तरह के एलिमेंट्री कैपेसिटर लिया जिसमें इस पोर्शन में डायलैक्ट्रिक है, ऊपर नहीं है, तो ऊपर वाले को DC1 कैपेसिटेंस कहते हैं, नीचे वाले का DC2 कहते हैं। ये जो एलिमेंट लिया हुआ मान लो x डिस्टेंस पे और ये थिकनेस है dx। फाइन। तो अब बताओ DC1 क्या होगा। तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नोट A बाई डी होता है। तो एप्सिलॉन नोट इसका इस पोर्शन का एरिया, तो ये तो चौड़ाई है dx और प्लेट की विड्थ है a, तो a dx एप्सिलॉन नोट a हो गया डिवाइडेड बाय d, d सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इसके और इसके बीच सेपरेशन। तो मान लो ये y है तो ये हो जाएगा d माइनस वाई, तो डिवाइडेड बाय d माइनस वाई। dc2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट a dx डिवाइडेड बाय y, लेकिन इसमें डायलैक्ट्रिक फील्ड है इसीलिए k टाइम्स। ठीक है, जब ये DC1 DC2 मिल गया तो ये दोनों जो एलिमेंट हैं वो सीरीज में है। ठीक है, ये और ये सीरीज में है, तो इसलिए सीरीज वाला फॉर्मूला 1 बाय डी सी इज 1 बाय DC1 प्लस 1 बाय DC2 हो जाएगा। फाइन। इसको आप DC1 DC2 इसमें पुट कर देंगे, पुट इन। ऑलराइट, तो इससे आपको DC मिलेगा, लेकिन इसमें दो वेरिएबल है x एंड y। तो x और y को क्या करेंगे, y डिवाइडेड बाय x इक्वल d डिवाइडेड बाय a। ये है d, ये है a, तो y बाय x इक्वल d बाय a। तो सो dx इक्वल्स a बाय d टाइम्स dy हो जाएगा। तो dx के प्लेस पर इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो dx के प्लेस पर इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ये आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। ऑलराइट, देखता हूँ आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। इसको कमेंट में आप बताएंगे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप हमें बताएंगे। ठीक है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। ऑब्वियसली आंसर इज 4। आंसर कौन सा है, ये 4 है। आपको बस इंटीग्रेशन करना है, सारे प्रोसेस मैंने बता दिया, आपको इंटीग्रेशन करना है। सॉल्व हो गया तो सो गुड, ये आंसर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके बताओ कि आपसे नहीं हुआ, तो मैं फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, a parallel plate capacitor with square plates is filled with 4 dielectrics of dielectric constants K1 K2 K3 K4 arranged as shown in the figure. The effective dielectric constant K will be। तो इसमें क्या है कि इसको देखने का तरीका हो सकता है कि ये और ये पैरेलल में है और ये दोनों भी पैरेलल में है। तो पैरेलल वाले का फॉर्मूला, अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में हो, इस तरह से दो डायलैक्ट्रिक अगर फिल किया हुआ है, तो इक्विवेलेंट जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता है वो K1 प्लस K2 बाय 2। ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, तो इस केस में ये K1 और K3 है, तो उसका हो जाएगा K1 प्लस K3 डिवाइडेड बाय 2। इसका K2 K4, तो इसका हो जाएगा K2 प्लस K4 बाय 2। एंड आफ्टर दैट ये दोनों पोर्शन, ये और ये सीरीज में है। तो सीरीज के लिए जो है फॉर्मूला होता है Ks इक्वल्स क्या होता है, 2K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो K इक्विवेलेंट इक्वल्स 2 टाइम्स K1, तो K1 प्लस K3 बाय 2 इंटू K2 प्लस K4 बाय 2 और डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो K1 प्लस K3 बाय 2 प्लस K2 प्लस K4 बाय 2। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप,
तो ये सिंपली ये 2 कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल। सो K1 प्लस K3 इंटू K2 प्लस K4 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। सो K1 प्लस K3 ये वाला होगा ऑप्शन 2। तो ऑल राइट, ये था एपिसोड नंबर 1 का फर्स्ट 15 प्रॉब्लम हमने इसमें डाला था। तो आज इतना ही। तो आप इसे रिवाइज करो, सोचो समझो, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए